नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक विचारक एम.एन. रॉय के सामान्य परिचय का अध्ययन कर चुके हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम उनके जो अन्य विचार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, विस्तृत और व्यापक विवेचना करेंगे। तो एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ राय और मार्क्सवाद के बीच क्या संबंध है, उनमें क्या समानता है, क्या असमानता है, तो उनके बारे में आज हम बात करते हैं। मानवेंद्र नाथ राय साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक सदस्य थे और राय की मार्क्सवाद में कैसी आस्था थी, मार्क्स के भौतिकवाद में संपूर्ण आस्था थी, मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में उनके क्या विचार थे, मार्क्सवादी चिंतन के मूल लक्ष्य में आस्था थी इनकी, मार्क्स के चिंतन तथा क्रम की एकता में इनका विश्वास था। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं राय और मार्क्सवाद, एम.एन. रॉय और मार्क्सवाद। रॉय ने सन 1915 से 17 के वर्षों में अमेरिका में रहते हुए मार्क्स तथा अन्य समाजवादी लेखकों की रचनाओं का पर्याप्त अध्ययन किया था। उन्होंने बहुत जल्दी ही मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर अधिकार जमा लिया और वे मार्क्स के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मैक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की और साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने दृढ़ मार्क्सवादी होने का परिचय उन्होंने दिया। उन्होंने भारत में साम्यवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भारी प्रयास किए। उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया कि भारतीय दरिद्रता ब्रिटिश साम्राज्यवाद और देसी सामंतवाद यानी कि जमींदार और पूंजीपति के शोषण का परिणाम है और इस दरिद्रता का उन्मूलन तभी संभव है जबकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके आधार रूप में कार्य करने वाली इस देसी सामंतवादी व्यवस्था को जड़ से मिटा दिया जाए, उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। राय की मार्क्सवाद में आस्था थी और मार्क्स के जो भौतिकवाद में उनकी संपूर्ण आस्था थी। मार्क्स ने द्वंद्ववादी भौतिकवाद का प्रतिपादन किया है। राय द्वंद्ववाद से सहमत नहीं थे, लेकिन भौतिकवाद में उनकी गहरी आस्था थी। ध्यान रखें आप, द्वंद्ववाद से सहमत नहीं है बल्कि भौतिकवाद में उनकी गहरी आस्था थी और साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय से पूर्णतः अलग हो जाने पर भी भौतिकवाद में उनकी आस्था बनी रही। मानवेंद्र राय पूर्ण भौतिकतावादी थे और इस बात से सहमत थे कि भौतिकवाद समस्त ज्ञान का स्रोत है। भौतिकवाद जीवन पर्यंत राय के जीवन का केंद्र बिंदु बना रहा। मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति। राय मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति से बहुत अधिक प्रभावित थे। राय का मत था कि सर्वाधिक अनुकरणीय और प्रशंसनीय बात वैज्ञानिक पद्धति की थी। मार्क्सवादी चिंतन के मूल लक्ष्य में आस्था। मार्क्स ने पीड़ित और दलित वर्गों के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव रखते हुए इस बात की घोर निंदा की थी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे। मार्क्स का लक्ष्य शोषण की इस स्थिति को समाप्त कर एक समतावादी समाज की स्थापना करना था। रॉय मार्क्स के चिंतन की इस मानवीय तथा उदारवादी प्रकृति और उसके संपूर्ण चिंतन के मूल लक्ष्य के प्रति भारी आस्था रखते थे। मार्क्स के चिंतन तथा क्रम की एकता। राय ने मार्क्स के सिद्धांत के उस अंश को स्वीकार किया जो चिंतन तथा कर्म की एकता पर बल देता है। कोई कार्य तभी सफल हो सकता है जबकि सोच समझकर निश्चित की गई एक योजना के अनुरूप हो और विद्यमान वस्तु स्थिति पर आधारित हो। मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहार में असहमति। राय मार्क्स के चिंतन में आस्था रखते थे, लेकिन इसके साथ ही उनमें मौलिक चिंतक की प्रवृत्ति थी। मार्क्स के चिंतन को संपूर्ण रूप में वे कभी भी स्वीकार नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त मार्क्स के अनुयायियों लेनिन और स्टालिन द्वारा मार्क्स के चिंतन को जिस रूप में अपनाया जा रहा था उसके प्रति राय भारी असहमति रखते थे। राय ने इस बात पर बल दिया कि मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति की मांग है कि मार्क्स की विचारधारा में लचीलेपन को बनाए रखते हुए उसे एक सजीव और गतिशील दर्शन के रूप में अपनाया जाए। रॉय ने कहा कि मार्क्सवाद में संशोधन करने का अर्थ
मार्क्स से अलग हटना नहीं है, यह तो उसे रूढ़िवाद के दलदल से बाहर निकालना है। लेकिन मार्क्स के अनुयायी, प्रमुखतया लेनिन और स्टालिन, उसे एक कट्टर दर्शन के रूप में अपना रहे थे। परिणामतया रॉय जो जो स्वतंत्र चिंतन के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, मार्क्सवादी प्रभाव से वे हटते गए और मार्क्स के अनुयायियों से उनके मतभेद इतने अधिक बढ़ गए कि 1928 में उन्हें साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय से निष्कासित कर दिया गया। उनका चिंतन मार्क्सवाद से इतना अधिक दूर हो गया कि इसे मार्क्सवाद में संशोधन नहीं कहा जा सकता, यह तो मार्क्सवाद का परित्याग ही हो गया। मार्क्सवादी चिंतन और मार्क्स के अनुयायियों द्वारा उसे दिए जाने वाले व्यवहारिक स्वरूप से उनके मतभेदों का उल्लेख अनेक रूपों में किया गया है। पहला है कि मार्क्स के द्वंद्ववाद से असहमति। राय मार्क्स के द्वंद्ववाद या उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति से कभी भी सहमत नहीं हो पाए। रॉय का विचार था कि द्वंद्ववाद एक वैचारिक प्रक्रिया है जिसे वैचारिक क्षेत्र में तो अपनाया जा सकता है, लेकिन भौतिक जीवन के विविध चरणों और भौतिक स्थितियों की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर कर पाना संभव नहीं है। नंबर 2 है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या से असहमति। रॉय मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति के भारी फैन थे, प्रशंसक थे, लेकिन इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नीतिवाद से वे कभी भी पूर्ण सहमत नहीं हो पाए। उनका विचार था कि इतिहास के भावी स्वरूप को पूरी तरह से निर्धारित करने का कोई भी प्रयत्न मानव की सृजनात्मक भूमिका की उपेक्षा है। रॉय मार्क्स की इस बात से भी सहमत नहीं थे कि एकमात्र भौतिक प्रक्रिया मानवीय जीवन के स्वरूप को निर्धारित करती है। उनका विचार और कथन था कि वैचारिक और भौतिक दो समानांतर प्रक्रियाएं चल रही हैं। एकमात्र भौतिक प्रक्रिया को स्वीकार करने से वैचारिक सुधारवाद, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवतावादी तत्वों की उपेक्षा हुई है। रॉय मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया संसार को बदलने के संबंध में उन महान क्रांतियों के लिए कोई स्थान नहीं रहने देती जो मार्क्सवादी दर्शन से प्रेरित हों। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और समाजवाद के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण कार्यक्रम के बीच कभी न दूर होने वाला विरोध मार्क्सवाद की आधारभूत भ्रांति है। रॉय इतिहास की भौतिकवादी व्याख्याओं को एकांगी और एक पक्षीय मानते हैं। उनका जो वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र है मार्क्स का, उनके प्रति भी संदेह की भाव है। मार्क्स और वर्ग संघर्ष को मानवीय जीवन का एक मूल तत्व मानते हैं। रॉय स्वीकार करते हैं कि मानव समाज में समय समय पर विभिन्न वर्ग अवश्य रहे हैं और उनमें संघर्ष भी रहा है, लेकिन उनका कहना है कि वर्ग संघर्ष के इस तत्व की तुलना में आपसी सहयोग, सामाजिक एकता और बंधन के तत्व अधिक प्रमुख रूप से रहे हैं, जिनके सहारे मानव समाज अब तक टिका हुआ है। यदि वर्ग संघर्ष ही मानव समाज में प्रमुख होता तो मनुष्य अब तक लड़ भिड़ कर समाप्त हो गए होते, खत्म हो गए होते, मानवता आज जैसी है वैसी नहीं होती। राय लिखते हैं कि आधुनिक समाज परस्पर विरोधी और ध्रुवीकृत क्षेत्रों में विभक्त नहीं हुआ, जैसे कि मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी। इस संदर्भ में एक अन्य बात यह है कि राय तो मानवीय इतिहास में दो परस्पर विरोधी आर्थिक वर्गों के संघर्ष की उपेक्षा सर्वाधिकारवाद और लोकतंत्र के मध्य जो संघर्ष है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। अगली बात है दोस्तों कि मध्यम वर्ग के संबंध में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो राय की नज़र में एक त्रुटिपूर्ण स्थिति है। राय के अनुसार मार्क्स की यह धारणा गलत है कि मध्यम वर्ग का लोप हो जाएगा। मार्क्स की भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत मध्यम वर्ग का उल्टे विकास हुआ है और आर्थिक प्रक्रियाओं के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ रही है। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व के विभिन्न देशों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में मध्यम वर्ग की भूमिका पहले की तुलना में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। रॉय मध्यम वर्ग को ही समाज का नेतृत्व सौंपने के पक्ष में है और मध्यम वर्ग को ही क्रांतिकारी कार्यों का सूत्रधार मानते हैं। पूर्व के वीडियो में हमने उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया है और दोस्तों जब आप बीए फाइनल में जाओगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे
पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, और उन पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत जब वो अरस्तु के बारे में पढ़ोगे आप, तो उसमें आएगा कि शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथों में होनी चाहिए। हम एक तुलना कर रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तु की और मार्क्सवादी राजनीतिक विचारक एमिन रॉय की। दोस्तों, अरस्तु कहते हैं कि शासन सत्ता अगर मध्यम वर्ग के हाथों में रहती है तो क्रांति की संभावना नहीं रहती है और शासन में स्थायित्व बना रहता है। मध्यम वर्ग न तो निम्न वर्ग की भांति उग्र और हिंसक होता है और ना ही उच्च वर्ग की तरह आलसी और निकम्मा होता है, बल्कि वो शिक्षित होता है, मेहनती होता है, इसलिए शासन सत्ता उसके हाथ में रहेगी तो शासन में स्थायित्व का भाव रहेगा। लेकिन जो मार्क्स होते हैं वो मध्यम वर्ग की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं और मध्यम वर्ग को दरकिनार करते हैं। तो ये दोनों में ऐसा एक विरोधाभास है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद या सर्वाधिकारवाद की भी एम एन रॉय के द्वारा आलोचना की गई है। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के बाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना का प्रतिपादन किया है। व्यवहार में स्थिति है कि आधुनिक युग की विशाल राजकीय सेनाओं के सामने सर्वहारा वर्ग की शक्ति नगण्य है और मार्क्स जिसे सर्वहारा का अधिनायकवाद कहता है, व्यवहार में वह राज्य का सर्वाधिकारवाद होता है। इस सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व और महत्व नहीं है। एक बात और कहते हैं एम एन रॉय की मार्क्सवादी दर्शन में मानव तत्व की उपेक्षा की गई है, नैतिकता के लिए भी इसमें कोई स्थान नहीं है और एम एन रॉय चाहते हैं कि हिंसक पद्धति के स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव लाया जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए। तो मार्क्सवादी चिंतन से वो बिल्कुल अलग हटके अपने विचार देते हैं। आगे की वीडियो में हम उनके अन्य जो विचार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।